आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विश्व मंच पर। आज हम लोग UGC नेट परीक्षा जनवरी 2017 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे, जिसमें से जो है हम लोग पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न हल कर चुके थे। उससे आगे आज 23 नंबर तक हम लोग देख चुके थे, 22 नंबर तक। 23 नंबर से आज हम लोग हल करेंगे। और इससे विगत वर्ष के जो है 2004 से लेकर के 2017 तक के यदि प्रश्न आप हल करना चाहते हैं, हमारे सीरीज में जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वीडियो, है ना। आइए, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे इस एग्ज़ाम में। नेट का एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है 29 जून को। आइए, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। शांत पथिक, उजर ग्राम, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन। दूसरा ऑप्शन है एकांतवासी योगी, उजर ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन। तीसरा है उजर ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन, एकांतवासी योगी। चौथा है शांत पथिक, सांध्य अटन, एकांतवासी योगी और उजर ग्राम। तो इसका सही आंसर दूसरा है एकांतवासी योगी, उजर ग्राम, शांत पथिक और सांध्य अटन। ये जो है श्रीधर पाठक के रचनाओं का सही अनुक्रम है। आइए, प्रकाशन वर्ष भी देखते हैं हम लोग व्याख्या में। श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी का है, जगत सच्चाई साड़ 1887 ईस्वी का है, उजर ग्राम 1889 का है। उजर ग्राम कब? 1989 ईस्वी का है। और गुणवंत हेमंत 1908 का। गुण और हेमंत कितने का? 4 4 8 हो गया। 1908 का गुणवंत हेमंत। और शांत पथिक जो है 1902 का है। शांत 2 बार रहना है। शांत पथिक 1902 का है। और ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904 का। वनाष्टक के 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा, सांध्य अटन 1918, भारत गीत 1928 का है। श्रीधर पाठक की जो है रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम मनोविनोद 1882, हिमालय 1885 और एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई साड़ 1887, उजर ग्राम 1889, गुणवंत हेमंत 1908, शांत पथिक 1902 और ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक के 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा, सांध्य अटन 1918, भारत गीत 1928 ईस्वी का है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना जो है लावनी ख्याल शैली में की थी। पूछा जाता है किस शैली में की थी श्रीधर पाठक ने जो एकांतवासी योगी की रचना? तो लावनी ख्याल शैली में। शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया था। शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया था। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। गीतिका और अरुणिमा, अर्चना, आराधना। दूसरा है अरुणिमा, अर्चना, आराधना और गीतिका। तीसरा है आराधना, अर्चना, अरुणिमा और गीतिका। चौथा है अर्चना, आराधना, अरुणिमा और गीतिका। तो इसका सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, जो बता रहे हैं ए नंबर तो उनका सही है। गीतिका, अरुणिमा, अर्चना और आराधना। देखिए, हम लोग प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम। अनामिका 1923, परिमल 1930। परिमल कब की है? 1930 की है। गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अरुणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946,
अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, संध्या कांकली 1969 में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम। अंधा कुआं, एक ताड़ी की आँख, एक ताड़े की आँख, बकरी, कोर्ट मार्शल। दूसरा है एक ताड़े की आँख, बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल। तीसरा है बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल, एक ताड़े की आँख। चौथा है अंधा कुआं, बकरी, एक ताड़े की आँख, कोर्ट मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा एक ताड़े की आँख, बकरी, अंधा कुआं और कोर्ट मार्शल सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष हम लोग देखते हैं व्याख्या में। अंधा कुआं बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधा कुआं जो है 55 का था। अंधा कुआं, अंधेर नगरी किसकी नाटक है आप बताइएगा। अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। और बकरी जो है 1974 का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बकरी पे सर्वे किए थे कब? 74 में। और एक ताड़े की आँख 1980 की है, मणि मधुकर की है। कोर्ट मार्शल 1991 का है, स्वदेश दीपक का है। कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। परीक्षा गुरु और जो है भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक। तीसरा है रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक और जो है भाग्यवती, परीक्षा गुरु। चौथा है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक और रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही आंसर है रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। आइए व्याख्या देखते हैं। रानी केतकी की कहानी जो है 1803 का है, इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखा गया कहानी है। वामा शिक्षक जो है 1872 का है, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय के उपन्यास है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय के उपन्यास है वामा शिक्षक, जो 1872 का है। भाग्यवती 1877 का है, जो श्रद्धाराम फिल्लौड़ी के उपन्यास है। भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लौड़ी का है। परीक्षा गुरु 1882 का है, श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं, जो 1882 का है। आइए व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना था। अंग्रेजी ढंग का लेकिन हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना था। किसको? परीक्षा गुरु को। कौन? लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु कौन माने थे? रामचंद्र शुक्ल ने माने थे। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है निम्नलिखित आलोचना के ग्रंथों का सही अनुक्रम। वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, कामायनी, एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। दूसरा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी, एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद और संवाद। तीसरा है कामायनी, एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, वाद विवाद, संवाद, अधूरे साक्षात्कार। चौथा है अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद, संवाद, हिंदी साहित्य 80 वर्ष और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी, एक पुनर्विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी, एक पुनर्विचार, आधुनिक साक्षात्कार, वाद विवाद और संवाद। व्याख्या देखते हैं। ये सभी ग्रंथ जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है
दिया गया है। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है 1954 का है, शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है 1954 का है, शिवदान सिंह चौहान का है। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्ति हो जाइएगा, कामायनी का एक पुनर्विचार करना है तो मुक्त होकर कीजिए, तो अकेले मुक्त होना है, 1961 का है। मुक्ति बोध का है, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध का है, 1961 का है। अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार आधा आधा होगा, 6 बार कीजिए। नेमीचंद जैन का है, अधूरे साक्षात्कार 1966 का है, नेमीचंद जैन का है। वहीं वाद विवाद संवाद 1989 का है, नामवर सिंह का है, 1989 का नामवर सिंह का है वाद विवाद संवाद। सॉरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐतिहासिक की दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम में इस प्रकार है। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. इलियट। दूसरा है टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड, कॉलरिज, अरस्तु। तीसरा है कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड। चौथा है मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. इलियट, अरस्तु और कॉलरिज। तो इसका सही आंसर पहला ही है, अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड और टी.एस. इलियट। कहते हैं ऐतिहासिक के दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम इस प्रकार है। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व तक, सैमुअल टेलर जो है कॉलरिज जो 1772 से 1834 तक, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 से 1888 तक, टी.एस. इलियट 1888 से 1965 तक। तो इसका जो है जीवन काल है। तो अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 में, अरस्तु 384। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो थे तो 1772 में जन्म हुआ। वहीं जो है मैथ्यू अर्नाल्ड, नार्ड हो गया, ये भी जो है 1822 का हुआ। टी.एस. इलियट जो है 88 का, टी.एस. इलियट 88, मैथ्यू अर्नाल्ड जो है 1822 ईस्वी के हैं। अब देखिए, कहते हैं प्रश्न है अगला कि भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम में भारती, आरभटी, कौशिकी, सत्यवती। दूसरा है सत्यवती, कौशिकी, भारती और आरभटी। तीसरा है भारती, सत्यवती, कौशिकी, आरभटी। फिर चौथा है आरभटी, कौशिकी, सत्यवती और भारती। तो इसका सही अनुक्रम जो है 3 नंबर है, भारती, सत्यवती और जो है कौशिकी, आरभटी। तो इसका सही व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो है नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम, पहले भारती आएगा, फिर भारत में आइएगा, सत्य बोलिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा और जो है आरभटी बन जाइएगा, आर्यभटी बन जाइएगा। भारती, सत्यवती, कौशिकी और आर्यभटी, ये सही अनुक्रम है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम में इस प्रकार कौन सा सही है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र और रामविलास शर्मा। दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र। तीसरा है नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। चौथा है रामविलास शर्मा, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही आंसर जो है दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र। आइए व्याख्या देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म सभी को पता है कि 1884 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका जो है 1941 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, शुक्ल जी 84। नंद दुलारे वाजपेयी, दुलारे थे तो 6 है ना,
6 दिन तक भूखे प्यासे रह गए दुलारे, है ना। नंद दुलारे 6, 1906 में जन्म हुआ। 1906 में नंद दुलारे का जन्म हुआ। नंद दुलारे वाजपेयी का। और निधन 1968 ईस्वी में रामविलास शर्मा का 1912 ईस्वी में हुआ। 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म जो है 1915 में हुआ और 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य गए पंक्तियों को उसके जो है कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। हो सब कबहन केर पिछ लगा कबीरदास, कवित विवेक एक नहीं मोड़े जायसी। प्रभु जी हाँ पति तन के टीको मुलुक दास, या अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि गर्धव है जाके तेरे। तुलसीदास या सूरदास। तो इसका जो है व्याख्या है हम लोग देख लेते हैं। हो सब कवहीं केर पिछ लगा, तो ये जायसी का है। पिछ लगा को जो है लगा तो कौन लगा, पिछ लगा तो जायसी। वहीं कवित विवेक एक नहीं मोड़े, कवित विवेक एक नहीं मोड़े कौन कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोड़े। प्रभु जी हो पति तन कोटि को, सूरदास कहते प्रभु जी हो पति तन कोटि को, सूरदास की पंक्ति है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असर टलुआ जाके मुनि गर्धव्य के जाके चेरे, ये मुलुकदास की पंक्ति है। तुम जिन जानो गीत है, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार कबीरदास की है। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, ये कबीरदास की है। निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। राउड़वेल, आसगु, कुमार दासु, डम्भिप्पा और चंद्रवाल रास जो है कुक्कुरिप्पा और योगाचार्य रोड कवि और दलपति विजय। अब देखिए इसका जो है मिलान देखिएगा। इसका सही राउड़वेल जो है रोड़ा कवि, कुमार दासो दलपति विजय, चंद्रवाल रास जो है आसगु, योगचर्या डम्भिप्पा। तो ये किसका कौन है, तो इसका जो है बी नंबर सही है। तो याद रखिएगा राउड़वेल का क्या है, रोड़ा कवि, राउड़वेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं। वहीं रोड़ा राउड़वेल। खुमान दासो दाल खाने का खुमान है। दलपति विजय, तो दलपति विजय को जो है खुमान दासो हो जाएगा। चंद्रवाल दास जो है आसगु जो है आंसू बहा रहे थे, चंद्रवाल दास रचना लिख दिए। योगाचर्या जो है डोम्भिप्पा जो है क्या करते, योग करते थे, योगाचर्या। वहीं जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित कवियों को उसके काव्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सियाराम शरण गुप्त, मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राखी की चुनौती, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रीय तरंग, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, विप्लव गायन और जो है सतरंगी पंखों वाली। इसका सही आंसर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त जो है मौर्य विजय 1914 का है। और जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन विप्लव गान हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा विप्लव गान। सुभद्रा कुमारी चौहान राखी की चुनौती और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय तरंग, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का होगा राष्ट्रीय तरंग। वहीं नागार्जुन का हो जाएगा सतरंगी पंखों वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1959 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके जो है कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। से नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य कि मैं वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ
को सौंप दिया था मुक्ति बोध। दूसरा है परम में अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, दिनकर दूर। तीसरा है पर एक तत्व है बीज रूप, स्थिर मन में, साहस्य में, स्वतंत्रता में, निर्तन्य सृजन में, शमशेर। चौथा है मैं उनका जो है आदर्श जो व्यवस्था ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, धर्मवीर भारती। ये तो ये किसके साथ कौन कौन मिलेगा? आइए हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि जो है ये कोड के लिए जो है पर्याप्त जगह चाहिए, है ना। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। किस में डूब गया था? स्वयं शून्य में डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। आगे की पंक्ति है परम में, दूसरा पंक्ति देखिए, परम में अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। मुक्त होकर के बोल रहे हैं, जाने कहाँ वह है, मुक्ति बोध का है। पर एक तत्व है बीज रूप, स्थिर मन में, साहस्य में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, धर्मवीर भारती की पंक्ति है। मैं उनका आदर्श जो वे व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, दिनकर की है। बात बोलेंगे हम नहीं वेद खोलेंगी बात ही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शमशेर बहादुर सिंह की है। क्या कहते? बात बोलेगी हम नहीं वेद खोलेगी बात ही, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। अगली प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मधुलिका शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद जो है प्रभात फेरी सियाराम शरण गुप्त, प्रणभंग रामेश्वर शुक्ल अंचल। उसके बाद जो है प्रणभंग का के बाद हो जाए रामेश्वर शुक्ल अंचल, काठमांडू की पहली सांझ, नरेंद्र शर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा किन की पंक्ति है? जी, जो बता रहे हैं इसका ए नंबर आंसर उनका सही है, तो ए के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मधुलिका किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी कौन निकाल रहे हैं? नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग जो है कौन किए हैं? प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। वहीं काठमांडू की पहली सांझ जो है ये शिव मंगल सिंह सुमन का है। उसके बाद देखिएगा, आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। मधुलिका 1938 का था, रामेश्वर शुक्ल अंचल का। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर का है। काठमांडू की पहली सांझ शिव मंगल सिंह सुमन। मोड़ विजय 1914 का है, सियाराम शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उसकी जो है विषय वस्तु के साथ सम्मिलित कीजिए। अपना मोर्चा, अपनी वैश्विक के जो है आख्यान, मुझे चांद चाहिए, छात्र आंदोलन, दिलो दानिश, रंगमंच और जो है सिनेमा संसार, आरामदास का पोथा, ये जो है मुस्लिम में संस्कृति, सांप्रदायिक संघर्ष। तो इसका कौन सा किसके साथ मिलेगा आपको बताना है। जैसे जो है अपना मोर्चा कौन खोले थे? छात्र आंदोलन। अपना मोर्चा जो है छात्र आंदोलन का है। वहीं मुझे चांद चाहिए कौन? रंगमंच और जो है सिनेमा संसार, मुझे चांद चाहिए। दिलोदानी से हो जाएगा मुस्लिम संस्कृति पर लिखा गया विषय वस्तु। वहीं जो दिलोदानी से मुस्लिम संस्कृति लिखने, मुझे चांद चाहिए
रंगमंच और सिनेमा संसार। वहीं जो है अपना मोर्चा जो है छात्र आंदोलन ने रामदास का पोथा, ये हो जाएगा। औपनिवेशिक आख्यान है रामदास का पोथा। आइए हम लोग देखते हैं। अपना मोर्चा 1972 का है। किसका है? तो 1972 का काशीनाथ सिंह का है। छात्र आंदोलन ने इसका विषय वस्तु है। मुझे चांद चाहिए 1993 का है। सुरेंद्र वर्मा का है। रंगमंच और सिनेमा संसार इसका जो है विषय वस्तु है। दिलोदानिश 1993 का है। कृष्ण सोबती का है। मुस्लिम संस्कृति के इसका विषय वस्तु है। रामदास का पोथा 1976 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। औपनिवेशिक आख्यान वहीं जो है तमस 1973 का है। भीष्म साहनी का है। ये संप्रदाय के संघर्ष इसमें दर्शाया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पात्रों को उसके जो है नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो मालविका, सूर्यमुख, मालविका, मल्लिका, देहांत, वेणुरति, चंद्रगुप्त, वहीं देवयानी, सरस्त संतान या आषाढ़ का एक दिन। कहाँ से कौन सा लिया गया है आपको सही बताना है। मालविका जो है ये चंद्रगुप्त का है। मालविका जो है किसका है? चंद्रगुप्त का। वहीं मल्लिका की बात की जाए तो मल्लिका हो जाएंगी किसकी? तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, आषाढ़ का एक दिन का मल्लिका है। लेकिन मालविका जो है चंद्रगुप्त की है। वहीं जो है वेणुरति हो जाएगी सूर्यमुख का वेणुरति। देवयानी हो जाएगी देहांत चंद्रगुप्त 1931 की है। जयशंकर प्रसाद इसके जो है नाटककार हैं। मालविका जो है कल्याणी, सुहासिनी और कार्नेलिया, ये सब जो इसके पात्र हैं। कौन कौन पात्र हैं? मालविका, कल्याणी, सुहासिनी, कार्नेलिया, ये सब पात्र हैं। चंद्रगुप्त 1931 का है। जयशंकर प्रसाद की जो है ये नाटक है। वहीं जो आषाढ़ का एक दिन 1958 का है। मोहन राकेश का है। मल्लिका, अंबिका, कार्नेलिया, कालिदास, मातुल, विलोम, दंतुल, ये सब पात्र हैं। आषाढ़ के एक दिन में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। 1958 का है। मोहन राकेश का है। मल्लिका है, अंबिका और कालिदास, मातुल, विलोम और दंतुल। वहीं जो है सूर्यमुख 1968 का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। वेणुरति इनके पात्र हैं। देहांत 1987 का है। आचार्य नंद किशोर का है। वहीं जो है देवयानी, ययाति, शर्मिष्ठी, ये पात्र हैं इनके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का उसके आलोचकों के साथ सुमिलित कीजिए। साहित्य क्यों? विश्वनाथ त्रिपाठी, भाषा और संवेदना, प्रभाकर रस्तोगी, वहीं लोकवादी तुलसीदास, जगदीश गुप्त, कविता की जो है तीसरी आँख, विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो बी नंबर बता रहे हैं सही है। कहते हैं साहित्य क्यों जो है ये हो जाएगा विजय देव नारायण शाही का। साहित्य क्यों? भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। कवि की तीसरी आँख जो है प्रभाकर रस्तोगी का है। आलोचनात्मक ग्रंथ और आलोचकों के साथ सुमिलित कीजिए। साहित्य क्यों 1988 का है। विजय देव नारायण शाही की है। भाषा और संवेदना 1964 का है।
राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। भाषा और संवेदना लोकवादी तुलसीदास 1974 का है। विश्वनाथ त्रिपाठी का है। लोकवादी तुलसीदास 1974 विश्वनाथ त्रिपाठी का है। कविता की तीसरी आँख 1980 का है। प्रभाकर श्रोत्रिय का है। नई कविता शक्ति और सीमा जगदीश गुप्त का है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उसके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। रस मीमांसा, ये सब पर बनता है प्रश्न। रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल नंद दुलारे वाजपेयी। और जो है निराला की साहित्य साधना रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक के साहित्य सृजन और समीक्षा महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, डी नंबर आंसर है। तो डी के अकॉर्डिंग जो है एक बार हम लोग मिलान कर लेते हैं। रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सबको पता है। निराला की जो है साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा की है। आधुनिक के साहित्य सृजन जो है ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। रस मीमांसा 1949 की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में थी, 1959, 72 और 76 में रामविलास शर्मा की है। आधुनिक के साहित्य सृजन की समीक्षा 1978 की है, नंद दुलारे वाजपेयी की। और देखिएगा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित उक्तियों को उसके जो है आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। तो क्या है, शब्दार्थों सहित तो काव्यम बहुत इम्पोर्टेंट है। पाश्चात्य काव्य से प्रश्न बना है। पंडित जगन्नाथ दूसरा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मम्मट तीसरा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः कुंतक काव्यम कुंतक का है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कापि भामह या विश्वनाथ। तो ये आंसर किन का है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो पहला ही बता रहे हैं। पहले के अकॉर्डिंग जो इसको मिलान कीजिएगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो ये किसका हो जाएगा, भामह का। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का है। वहीं जो है वाक्य जो है रसात्मकम काव्यम। वाक्य जो है रसात्मकम काव्यम कौन कहते हैं, विश्व को नाथ के रखते वही कहते हैं वाक्य को रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ। वहीं जो है शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थ को सहितो काव्यम कहते हैं, तो वो कह रहे हैं भामह। लेकिन जो है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ कौन कहते हैं, रमणीयार्थ कहने वाले पंडित जगन्नाथ हैं। रमणीयार्थ पंडित जगन्नाथ। वहीं जो है तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कापि कौन कहेंगे, तो ये जो है मम्मट कहते हैं। कौन कहते हैं, मम्मट कहते हैं। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का है। वाक्य रसात्मक के काव्यम विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ का है। तद्दोषो शब्दार्थ सगुणलंकृति पुनः कापि मम्मट का है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि का व्यापार शालिनी कुंतक का है। आगे हम लोग देखते हैं 41 से 45 नंबर प्रश्न तक जो है स्थापना और तर्क है। ये प्रश्न हल करने का मकसद है। इस तरह के प्रश्न बने तो आप लोग इसे आसानी से हल कर सकें। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और इसके आंसर व्याख्या देखेंगे। और देखिएगा स्थापना है। ऋतुकाल में जो है जन साधारण का जीवन सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं
और जो है भोगपूर्ण श्रृंगार से जो है ओतप्रोत था। तर्क कहते हैं इसलिए जो है नैतिकता की जो है दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या रीजन है गलत होने का। रीतिकाल में जो है बहुत ही जो है कवियों की जो है श्रृंगार एवं वीर रस की जो है प्रधान रचनाएं हैं, लेकिन रीतिकाल में जो है जनसाधारण का जीवन सामान्य विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण जीवन से दूर था। भोगपूर्ण जीवन से क्या था, दूर था। कवि जो है राजश्रित होते थे कवि, और इसलिए इस युग के जो है अधिकतर जो है कवि जो है दरबारी थे। अधिकतर कवि क्या थे, दरबारी थे। परंतु जो है जनसाधारण का जो है आचरण दरबारी संस्कृति से अलग था। जनसाधारण की आचरण क्या था, दरबारी संस्कृति से अलग था। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। स्थापना कहता है साहित्य एवं जो है कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबित और जो है प्रतिनिधित्व करती है। तर्क कहता है चूँकि साहित्य की जो है चेतना शासन्य और जो है सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। कोड में जो है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो है किसी भी देश का साहित्य, कला, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा जो है धार्मिक परिस्थितियों का जो है प्रतिनिधित्व करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्य किसी देश की जो है जनता का जो है चित्तवृत्ति का जो है संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य सब कलाएं वर्ग हितों का जो है प्रतिबिंबित कभी नहीं करती है, जबकि साहित्य की जो है चेतना शासन और जो है सत्ता वृद्धि और जो है निवृत्ति की जो है बाहरी व्यवस्था तक होती है। यह किसी विचारधारा की प्रतिनिधित्व नहीं होती है। अगला प्रश्न है स्थापना कहता है बिंब अंतर्द्रिय होती है। तर्क कहता है क्योंकि उसके जो है एकेंद्रिकता का होना अनिवार्य है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है। क्योंकि जो है बिंब अति इंद्रिय होने हैं, बल्कि जो है इंद्रिय होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, इंद्रिय होते हैं। बिंब जो है संवेदन्य से जुड़ी होते हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेष इंद्रियता होती है। तो यही जो है वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में जो है सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके जो है प्रयोग का जो है प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन जो है उसका काम कविता को जो है सजीव बनाना है। कविता क्या बनाना है, सजीव बनाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्थापना है। स्थापना में कहते हैं सहृदय जो है साहित्य समाज में जो है उत्पन्न होने वाले हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। तर्क कहते हैं इसलिए साहित्य शास्त्र में जो है उसके लिए किसी गुण अथवा जो है लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो है सामान्यतः जो है सहृदय का तात्पर्य जो है नाटक में उस दृश्य या समाज से लिया जाता है जो नाट्यशाला में बैठकर जो है नाटक का अभिनय दिखता है, उससे लिया जाता है सहृदय का। और जो है नाटक देखता है और उसका जो है रसास्वादन करता है। काव्य में जो है संदर्भ में सहृदय का तात्पर्य उस श्रोता या पाठक से है जो काव्य को सुनकर या पढ़कर
रसानुभूति करता है तथा जो है कविता का आनंद प्राप्त करता है। क्या चीज़ प्राप्त करता है? आनंद प्राप्त करता है। सहृदय की अवधारणा रस निष्पत्ति और जो है साधारणीकरण की रसानुभूति की प्रक्रिया में सहृदय का योगदान भी आवश्यक है। तो आप देखिए 45 नंबर देखते हैं। स्थापना कहता है रस कार्य जो है कारणजन्य रूप वस्तु नहीं। तर्क कहता है क्योंकि वह तो जो है विभाववादी समूहालंबनात्मक अनुभव है, ना कि जो है विभाववादी द्वारा जो है उत्पन्न की गई हुई वस्तु। कारण ज्ञान और जो है कार्य ज्ञान का एक जो है समय में होना कदापि जो है संभव नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? रस कार्य रूपे वस्तु नहीं है। भरत मुनि कहते हैं जिस प्रकार स्वास्थ्य चित्त वाला व्यक्ति भी भोज्य पदार्थों का जो है रस आस्वादन ले सकता है, उसी प्रकार जो है सहृदय ही रस का आस्वादन कर सकता है, क्योंकि रस तो जो है विभाववादी समूहालंबनात्मक अनुभव है, ना कि जो है विभाववादी द्वारा जो है उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और जो है कार्य ज्ञान का जो है एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। अब देखिए कुछ जो है 46 से नंबर 50 तक जो है गद्यांश दिया गया है। हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। गद्यांश है शासन की जो है पहुंच प्रवृत्ति और जो है निर्वृत्ति की जो है बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उसके जो है मूल्य या मर्म तक के जो है उसकी गति नहीं होती है। भीतरी या जो है सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति को जो है जागृत रखने वाली शक्ति कविता है। तो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जागृति रखती है और जागृति रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति जो धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल, अपने मंगल और लोक के मंगल का जो है संगम में उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए जो है प्राकृतिक के क्षेत्र में जो बीच मनुष्य को जो है अपने हृदय के प्रसाद का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान जो है नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी जो है रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना जो है विश्व के साथ जीवन का प्राकृतिक सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और जो आनंद का जो है मेल शेष प्राकृतिक के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उसकी जो है रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। जब उसके अवतार का जो है उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत की सच्चा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। काव्य योग्य के साधारण इसी भूमि पर पहुँचने के लिए है। कविता की जो है गति कहाँ तक होती है? निर्वृत्ति के मूल तक या प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के भीतर व्यवस्था तक। तो यही बी नंबर था, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के भीतर व्यवस्था तक। आइए दूसरा देखते हैं प्रश्न। तो दूसरा है व्यापक के जो है मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो कहाँ दिखाई? शासन में, भक्ति में, धर्म में या कविता में? तो कविता में दिखता है व्यापक मंगल भाव का संगम। वहीं जो है अगला प्रश्न है कि जो है जीवन में जो है स्वाभाविक के सामंजस्य कैसे संभव है?
तो रागात्मक के वृत्ति के प्रसार से जो है क्या है, स्वाभाविक सामंजस्य संभव है। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, मनुष्य जगत का जो है सच्चा प्रतिनिधित्व कैसे बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, मनुष्य के जो है मंगल्य और जो है शेष प्रकृति की कल्याण भाव से बन सकता है। अगला प्रश्न है, काव्य योगी की जो है साधना से आसाध्य है। तो क्या है, वैयक्तिक सुख दुख है नहीं, प्राकृतिक प्रेम है नहीं, लोक मंगल है। तो इसका क्या हो जाएगा, लोक मंगल। इसी के साथ जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और इसी तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जो है अपने सब अटियों के साथ शेयर करें। और प्ले लिस्ट से जो है आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ के लगातार नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।